दोस्तों आज हम आप सबके समझ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि टीजीटी हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस सेट संख्या 15 लेके आए हैं। अभी तक हम लोगों ने टीजीटी से संबंधित कुल 14 प्रैक्टिस सेट देखे हैं, जिसका वीडियो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से प्राप्त कर देख सकते हैं। इसके अलावा इन सब का पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ है। प्रश्न संख्या 1 है, आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। उपयुक्त परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दी गई है, या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दी गई है, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दी गई है, या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन के द्वारा दी गई है? तो उपयुक्त परिभाषा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या है? निम्नलिखित में से कौन से लेखक अपनी तिलिस्मी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं? मतलब लोग इनमें से कौन सा एक लेखक जो है अपनी तिलिस्मी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, या फिर देवकी नंदन खत्री हैं, या फिर रामधारी सिंह दिनकर हैं, या फिर फणीश्वरनाथ रेणु हैं। यहाँ पर फणीश्वरनाथ होगा। तो अपनी तिलिस्मी रचनाओं के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो वह है देवकी नंदन खत्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देवकी नंदन खत्री जो है अपनी तिलिस्मी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। विशाल भारत पत्रिका के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? बनारसी दास चतुर्वेदी थे, मैथिली शरण गुप्त थे, राज बहादुर अवस्थी थे, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे? तो विशाल पत्रिका के संपादक जो थे वह कौन थे? वह थे बनारसी दास चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या है? भारत भारती निम्नलिखित में से किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, प्रभाकर माचवे की रचना है, या फिर धर्मवीर भारती की रचना है? तो भारत भारती की रचनाकार कौन है? तो वह है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। तो सूची 1 का मिलान जो है सूची 2 के साथ करना है। एक तरफ जो है बोली दिया गया है, दूसरी तरफ जो है बोली से संबंधित क्षेत्र दिया गया है, जिसका हमें मिलान करना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत जो है बांगरू बोली जाती है। पूर्वी हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है? तो वह बोली जाती है बघेली। राजस्थान क्षेत्र के अंतर्गत जो है मेवाती बोली जाती है, जबकि बिहारी के अंतर्गत जो है मागधी बोली बोली जाती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, उसे हमें बताना है। तो बताइए आप लोग इनमें से कौन सी एक बोली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? ब्रजभाषा नहीं आता, बुंदेली नहीं आता, कन्नौजी नहीं आता, या फिर मालवी नहीं आता? तो पश्चिमी हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत जो बोली आती है वह है ब्रजभाषा है, बुंदेली है और कन्नौजी है, जबकि मालवी जो है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत बोली आती है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या है? ब्रजभाषा के समर्थकों द्वारा तिरस्कार सूचक विशेषण यामिनी का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा के लिए किया गया है? कूट के द्वारा हमें इसका उत्तर बताना है। उर्दू के द्वारा, खड़ी बोली हिंदी के द्वारा, बांगरू के द्वारा, या फिर अवहट के द्वारा? इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा खड़ी बोली हिंदी के द्वारा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, केवल 2। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या है? हिंदी साहित्य के आदिकाल को निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने सिद्ध सामंत युग कहा है? बताइए आप लोग किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है? राहुल संकृत्यायन ने कहा है, डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है, या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है, या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग जो है किसने कहा है? राहुल संकृत्यायन जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रेम कथा का आधार मानकर सूफी अध्यात्म के सहारे प्रबंध लिखने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है, उसे हमें बताना है। मुल्ला दाऊद हैं, कुतुबन हैं, मंझन हैं, या फिर उपयुक्त सभी हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेम कथा का आधार मानकर सूफी अध्यात्म के सहारे प्रबंध
लिखने वाले जो कवि हैं वह हैं मुल्ला दाऊद है, कुतुबन है या मंझन है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है प्रेम कथा का आधार मानकर सूफी काव्य में प्रबंध काव्य लिखने वाले लेखक हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या है, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जावत पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। उपयुक्त पंक्तियों में संत कुमनदास की निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति का पता चलता है, कूट के द्वारा सही उत्तर का चुनाव करना है। तो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है संत का गहन ईश्वरी भक्ति भाव, या फिर संत द्वारा ऊंचे दरबार की उपेक्षा, या फिर संत का घोर अभिमान, या फिर संत की गरीबी की अवस्था। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1, 2 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या है, उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोक, उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोक जो है किस प्रकार का एकांकी है, प्रतीकात्मक एकांकी है, मनोवैज्ञानिक एकांकी है, या फिर सामाजिक व्यंग्य एकांकी है, या फिर राजनीतिक व्यंग्य एकांकी है। तो उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोक जो है सामाजिक व्यंग्य एकांकी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य से संबंधित पश्चात समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा निम्नलिखित में से किस तत्व को लेकर हुई है, उसे हमें बताना है। भाव पक्ष को लेकर हुई है, या फिर इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की, या फिर काव्य में गंभीर रमणीयता की, या फिर कल्पना और अभिव्यक्ति की। जिसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कल्पना और अभिव्यक्ति को लेकर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 2 कथन दिया गया है, कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है उसे हमें बताना है। चलिए हम लोग कथन देख लेते हैं। पहला कथन है, आकृति एवं रूप के आधार पर हिंदी एक विशिष्ट भाषा है, यह कथन सही है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है, यह भी कथन सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जिसमें 1 और 2 दोनों होगा वही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। हिंदी भाषा का सही विकास क्रम निम्नलिखित में से क्या है, उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग, सर्वप्रथम किसका विकास हुआ, संस्कृत का, या फिर प्राकृत का, या फिर संस्कृत, या फिर संस्कृत। तो सर्वप्रथम जो है संस्कृत का विकास हुआ, उसके बाद जो है किसका विकास हुआ, पालिक हुआ, या फिर प्राकृत का, उसके बाद जो है पालिक हुआ, उसके बाद प्राकृत का हुआ, उसके बाद अपभ्रंश का हुआ, उसके बाद अवहट्ट का हुआ। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या है, हिंदी भाषा में अपभ्रंश साहित्य क्यों अभीष्ट है। बताइए आप लोग, हिंदी भाषा में अपभ्रंश साहित्य क्यों अभीष्ट है। ऑप्शन ए है प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य है, या फिर पाली भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य है, या फिर संस्कृत भाषा से विकसित भाषा का विशेष का साहित्य है, या फिर अवहट्ट भाषा से विकसित भाषा का विशेष साहित्य है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्राकृत भाषा से विकसित भाषा का विशेष का साहित्य है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या है, अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि के रूप में निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार को जाना जाता है। बताइए आप लोग, अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। धनपाल को कहा जाता है, पुष्पदंत को कहा जाता है, या फिर सरहपा को कहा जाता है, या फिर स्वयंभू को कहा जाता है। तो अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि जो है स्वयंभू को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी एक भाषा जो है भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। मराठी नहीं है, गुजराती नहीं है, मलयालम नहीं है, या फिर हिंदी नहीं है। तो भारोपी परिवार की जो भाषा है वह मराठी है, गुजराती है और हिंदी है, जबकि जो है मलयालम नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी की, या फिर राजस्थानी हिंदी की। तो छत्तीसगढ़ी की बोली जो है किसके अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। बता आप लोग, इनमें से कौन सी एक जो है कंठ ध्वनियाँ है। तो का वर्ग जो है कंठ ध्वनियाँ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, का और
खा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। निम्नलिखित में किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? बताइए आप लोग, इनमें से किस शब्द में जो है द्वित्व व्यंजन है? पुनः में है, इलाहाबाद में है, दिल्ली में है या फिर उत्साह में है? तो दिल्ली में जो है द्वित्व व्यंजन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तो उसे जो है द्वित्व व्यंजन कहते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? बताइए आप लोग, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर होते हैं या फिर वर्ग के तृतीयाक्षर होते हैं या फिर वर्ग के चतुर्थाक्षर होते हैं या फिर वर्ग का पंचमाक्षर होता है? तो अनुनासिक व्यंजन जो है वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 क्या है? मानक हिंदी वर्णमाला के संबंध में उच्चारण पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं कूट की सहायता से सही कथन का चयन करें। तो दोस्तों, दो कथन दिया गया है, इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, उसे हमें बताना है। कथन 1 है, हिंदी में उच्चारण के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। फिर कथन 2 है, लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो कथन जो है 2 सही है, कथन 1 गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही हो जाएगा? कूट ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या है? मात्रा एवं उच्चारण काल के आधार पर स्वर को निम्नलिखित में से कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है या फिर 3 वर्गों में बांटा गया है या फिर 4 वर्गों में बांटा गया है या फिर 5 वर्गों में बांटा गया है? तो मात्रा एवं उच्चारण काल के आधार पर स्वर को जो है 3 वर्गों में बांटा गया है, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्वर के उच्चारण में सर्वाधिक समय लगता है? बताएं आप लोग, कौन से स्वर के उच्चारण में सर्वाधिक समय लगता है? हास्य स्वर के, दीर्घ स्वर के या फिर प्लुत स्वर के या फिर हास्य एवं दीर्घ स्वर के? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लुत स्वर के उच्चारण में सर्वाधिक समय लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। आप लोग इनमें से कौन सा एक जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो वह है ऑप्शन बी, दंपत्ति। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रश्न संख्या 26, बेड़ी संहार नाटक का अंगिरस क्या होगा? बताइए आप लोग, बेड़ी संहार नाटक का अंगिरस क्या होगा? वीर रस होगा, श्रृंगार रस होगा, रौद्र रस होगा या फिर शांत रस होगा? तो बेड़ी संहार नाटक का अंगिरस जो होगा वह होगा वीर रस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 क्या है? निम्नलिखित कथनों की सत्यता का परीक्षण करें एवं कूट के माध्यम से सही कथन का चुनाव करें। तो 2 कथन दिया गया है, इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, हमें बताना है। तो कथन 1 है, 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। क्या यह कथन सही है? तो यह कथन जो है सही है। कथन 2 है, संधि के विपरीत संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को पुनः मूल अवस्था में लाने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। क्या यह कथन सही है? तो यह भी कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। हम लोग देख लेते हैं किसमें 1 और 2 है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 क्या है? देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 क्या है? निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है उसे हमें बताना है। मतलब लोग इसमें से किस शब्द में जो है विसर्ग संधि है? इत एव में है, नरेंद्र में है, सज्जन में है या फिर सदैव में है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, विसर्ग संधि जो है ऑप्शन नंबर ए में लगा है, इत एव में। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अतः प्लस एव। जबकि नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? नर प्लस इंद्र होगा, इसमें जो है गुण संधि है। जबकि सज्जन जो है कौन सी संधि है? तो यह व्यंजन संधि है, सत प्लस जन। जबकि सदैव में कौन सी संधि है? तो इसमें है जो है वृद्धि संधि, इसका संधि विच्छेद होगा सद प्लस एव। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 क्या है? ब्रह्मास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मतलब लोग, ब्रह्मास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो वह होगा ब्रह्म प्लस अस्त, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। यथार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है या फिर यड़ संधि है? तो यथार्थ में कौन सी संधि है? वह है दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर
कौन सा ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 क्या है, यौगिक शब्दों की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है। उपसर्ग से होती है, प्रत्यय से होती है, समास से होती है या फिर उपयुक्त सभी से होती है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, यौगिक शब्दों की रचना जो है उपयुक्त सभी से होती है, उपसर्ग से होती है, प्रत्यय से होती है और समास से होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है। मतलब लोग प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो वहाँ लगा है प्र उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं लगा है उसे हमें बताना है। तो दिखावा, चढ़ावा और भुलावा में जो है आवा प्रत्यय लगा हुआ है, जबकि लावा में आवा प्रत्यय नहीं लगा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बताए आप लोग, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो संस्कार शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 क्या है, पदों की प्रधानता के आधार पर जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं, दूसरे यहाँ कर्मधारय समास होगा, या फिर द्विगु समास कहते हैं, या फिर अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा उसे जो है अव्ययी भाव समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 क्या है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो उसे निम्नलिखित में से किस समाज के नाम से जाना जाता है। तत्पुरुष समाज के नाम से, या फिर कर्मधारय समाज के नाम से, या फिर द्विगु समाज के नाम से, या फिर उपयुक्त सभी। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। आप लोग समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। विस्तार है, संक्षेप है, विग्रह है या फिर विच्छेद है। तो समास का शाब्दिक जो अर्थ होता है वह होता है संक्षेप, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है। बताए आप लोग, पंचवटी में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है या फिर द्विगु समास है। तो पंचवटी में जो है द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 क्या है, कर्ता के द्वारा एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया का आरंभ करने पर पहली क्रिया को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। पूर्वकालिक क्रिया या फिर सहायक क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 क्या है, सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। चलिए हम लोग को इसका मिलान कर लेते हैं। तो बताइए आप लोग, ऊन जो है कैसी संज्ञा है। मतलब लोग ऊन जो है कैसी संज्ञा है, तो वह है द्रव्यवाचक संज्ञा है। गंगा कैसी संज्ञा है, तो गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुलिस कैसी संज्ञा है, तो पुलिस जो है समूहवाचक संज्ञा है। नदी कैसी संज्ञा है, नदी जो है जातिवाचक संज्ञा है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, बताओ लोग इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 क्या है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। बताइए आप लोग, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या फिर समूहवाचक संज्ञा है। तो इसमें जो है भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक शब्द जो है पुल्लिंग है। कपट है, मूर्खता है, सुंदरता है या फिर निद्रा है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कपट शब्द जो है पुल्लिंग है, बाकी तीनों शब्द जो है स्त्रीलिंग है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। अल्पज्ञ का विलोम शब्द कौन सा है। बताइए आप लोग, अल्पज्ञ का विलोम शब्द कौन सा है। सर्वज्ञ है, कृतज्ञ है या फिर अवज्ञ है या फिर अभिज्ञ है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्पज्ञ का विलोम जो है सर्वज्ञ होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। उसे क्या कहते हैं जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो।
अदृश्य कहते हैं, अदम्य कहते हैं, अतुलनीय कहते हैं या फिर अतीन्द्रिय कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा उसे जो है अतीन्द्रिय कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। जो शक्ति का उपासक हो उसे क्या कहते हैं? शूलपाणी कहते हैं, शाश्वत कहते हैं, शाक्त कहते हैं या फिर शास्त्रज्ञ कहते हैं। तो जो शक्ति का उपासक हो उसे क्या कहते हैं? उसे शाक्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए शब्द है। रजत जयंती है, स्वर्ण जयंती है, प्लेटिनम जयंती है या फिर हीरक जयंती है। तो किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए जो शब्द है वह है रजत जयंती। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 क्या है? भला शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की सत्यता का परीक्षण करते हुए कूट के द्वारा सही उत्तर चुनें। तो कथन 1 है, भला संज्ञा के रूप में अब किसका भला नहीं होगा। यह दोस्तों कथन सही है या फिर गलत है? तो यह कथन जो है सही है। कथन 2 है, भला विशेषण के रूप में आप भला हो तो जग भला। यह भी कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। दोनों कथन सत्य हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 क्या है? केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा रिक्त स्थान नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? आमर्ष नहीं कर सकता, उन्मेष नहीं कर सकता, पीयूष नहीं कर सकता या फिर प्रत्यूष नहीं कर सकता। तो केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का उन्मेष नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उन्मेष का अर्थ होता है विकास या फिर आँख का खुलना या फिर प्रकट होना। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 क्या है? पुरातनवादी पिता के इस फैसले ने आधुनिक पुत्र को रिक्त स्थान में, दोस्तों रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? रहस्य भरा जाएगा, क्रोध होगा, उत्सुकता होगा या फिर असमंजस होगा। तो पुरातनवादी पिता के इस फैसले ने आधुनिक पुत्र को असमंजस में असमंजस में डाल दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य काव्य का भेद है? आप लोग इनमें से कौन सा एक जो है श्रव्य काव्य का भेद है? प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है या फिर ये भी दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रव्य काव्य का जो भेद है वह है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए बी दोनों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। थोथा चना बाजे घना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है बहुत शोर करना, ऑप्शन बी है बढ़ा चढ़ाकर बात करना, ऑप्शन सी है बहुत अधिक बोलना, ऑप्शन डी है ओछे व्यक्ति अधिक दिखावा करते हैं। जिसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, थोथा चना बाजे घना मुहावरे का सही अर्थ है ओछे व्यक्ति अधिक दिखावा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। एक निबंधकार के रूप में मनोविकार संबंधी निबंधों के कारण निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति को जाना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाना जाता है, रविंद्रनाथ को जाना जाता है या फिर जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है या फिर जैनेन्द्र कुमार को जाना जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मनोविकार संबंधी निबंधों के कारण जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। सामाजिक समस्याओं पर नाटक लिखने वाले प्रमुख व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है, उसे हमें बताना है। जयशंकर प्रसाद हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हैं या फिर उपेंद्र नाथ अश्क हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो सामाजिक समस्याओं पर नाटक लिखने वाले जो लेखक हैं वह हैं उपेंद्र नाथ अश्क, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जबकि जयशंकर प्रसाद और हरिकृष्ण प्रेमी जो है ऐतिहासिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नाटककार पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि उनके नाटक अभिनय योग्य नहीं है? जयशंकर प्रसाद पर या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र पर या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र पर या फिर शेर गोविंद दास पर। तो जयशंकर प्रसाद पर यह आरोप लगाया जाता है कि इनके नाटक अभिनय योग्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। आचार्य शिव पूजन सहाय के द्वारा संपादित पत्रिका निम्नलिखित में से कौन सी थी? हिमालय था, बालक था, मतवाला था या फिर उपयुक्त सभी था। तो आचार्य शिव पूजन सहाय द्वारा जो संपादित पत्रिका था वह हिमालय था, मतवाला था और बालक था, तीनों था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 क्या है? उपेक्षिता और परिवार में कूड़ा करकट की तरह छिपाई जाने वाली वृद्धा माँ के महत्व के जरिए परंपरा के महत्व को निम्नलिखित में से कौन से लेखक ने अपनी कहानी में दर्शाया है? भीष्म साहनी ने, उषा प्रियमदा ने, कृष्णा सोबती ने या फिर कमलेश्वर ने? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, भीष्म साहनी ने अपने कहानी चीफ की दावत के माध्यम से वृद्धा माँ के महत्व को समझाया है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 क्या है? सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। एक तरफ जो है उपन्यास दिया गया है, दूसरी तरफ जो है उससे संबंधित रचनाकार दिए गए हैं या फिर उपन्यासकार दिए हैं, जिसका हमें मिलान करना है। तो कुरकुरस्वाहा किसका उपन्यास है? तो यह है मनोहर श्याम जोशी का। मुर्दा घर किसका उपन्यास है? बताइए आप लोग, मुर्दा घर किसका उपन्यास है? तो यह है जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का। अपना मोर्चा किसका उपन्यास है? तो यह है काशीनाथ सिंह का। झूठा सच उपन्यास जो है यशपाल का है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। प्रश्न संख्या 58 क्या है? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारुचंद्र लेख की मूल कथा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से ली है? प्रबंध चिंतामणि से ली है, मृच्छकटिकम से ली है या फिर छंदोग उपनिषद से ली है या फिर नाट्य शास्त्र से ली है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारुचंद्र लेख की मूल कथा जो है प्रबंध चिंतामणि रचना से लिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि प्रबंध चिंतामणि जो है किसकी रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। एक तरफ जो है उपन्यासकार दिया गए हैं, इस दूसरी तरफ जो है उपन्यास दिया गया है, जिसका हमें मिलान करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास है? तो अमृतलाल नागर का जो उपन्यास है वह है मानस का हंस, जबकि मन्नू भंडारी का जो उपन्यास है वह है महाभोज। अंतिम अध्याय किसका उपन्यास है? तो यह है भैरव प्रसाद गुप्त का। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो उपन्यास है वह है अनाम दास का पोथा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 क्या है? निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो बताइए आप लोग, आत्मजयी किसकी रचना है? बताइए आप लोग, आत्मजयी किसकी रचना है? तो यह है कुंवर नारायण की रचना है। धरती किसकी रचना है? तो यह है त्रिलोचन की रचना है। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? तो अज्ञेय की रचना है। धूप के धान किसकी रचना है? तो यह है गिरिजा कुमार माथुर का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 क्या है? सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। एक तरफ जो है नाटक दिया गया है, दूसरी तरफ जो है उससे संबंधित चरित्र या फिर पात्र दिए गए हैं, जिसका हमें मिलान करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सुंदरी किस नाटक की पात्रा है? पता है आप लोग, सुंदरी जो है किस नाटक की पात्रा है? तो यह है किसका? लहरों के राजहंस का। इसके नाटककार कौन है? मोहन राकेश है। कल्याणी किस नाटक की पात्रा है? तो यह है चंद्रगुप्त। इसके नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। उर्वी किस नाटक की पात्रा है? तो उर्वी जो है पहला राजा नाटक की पात्रा है। इसके नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर हैं। कनक किस नाटक की पात्रा है? तो कनक जो है शकुंतला की अंगूठी नाटक की पात्रा है। तो इसके रचनाकार कौन है? सुरेंद्र शर्मा हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। प्रश्न संख्या 62 क्या है? रामचरितमानस की शैली है मुक्तक शैली है या फिर प्रबंध शैली है या फिर वर्णनात्मक शैली है या फिर परिमार्जित शैली है? तो रामचरितमानस की जो शैली है वह है प्रबंध शैली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। प्रश्न संख्या 63 क्या है? सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? दास भाव की थी, सखा भाव की थी, पति भाव की थी या फिर स्वामी भाव की थी? तो सूरदास की भक्ति जो थी वह थी सखा भाव का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सूरसागर किसकी रचना है? बताइए आप लोग, सूरसागर जो है किसकी रचना है? सूरदास की है, रसखान की है, नंददास की है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सूरसागर के जो रचनाकार हैं वह है सूरदास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक आत्मकथा है, उसे हमें बताना है? सिंहावलोकन है, दादा कामरेड है या फिर पिंजरे की उड़ान है या फिर मेरा तेरा उसकी बात है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, एक आत्मकथा जो है वह है सिंहावलोकन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह किसका उपन्यास है? तो यह जो है यशपाल का उपन्यास है। बाकी तीनों जो है दादा कामरेड, पिंजरे की उड़ान, मेरा तेरा उसकी बात, यह जो है यशपाल का कहानी संग्रह है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं।
सूर्योदय का देश निम्नलिखित में से किसकी रचना है? बताइए आप लोग, सूर्योदय का देश जो है निम्नलिखित में से किसकी रचना है? काका साहेब कलेलकर की है, भीमराव अंबेडकर की है, शरद जोशी की है या फिर गणेश शंकर विद्यार्थी की है? तो सूर्योदय का देश जो है किसकी रचना है? तो यह है काका साहेब कलेलकर का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहाँ विराम चिन्ह दिया गया है, बताइए आप लोग यह कौन सा विराम चिन्ह है? विवरण विराम चिन्ह है, अवतरण विराम चिन्ह है, योजक विराम चिन्ह है या फिर अल्प विराम चिन्ह है? तो यह दोस्तों कौन सा चिन्ह है? तो यह है विवरण विराम चिन्ह है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। शरणार्थी शब्द का सही वाक्यांश क्या है, उसे हमें बताना है। जिसकी शरण में सब हो या फिर जो शरण में आ गया हो या फिर जो सबको शरण देता हो या फिर जो प्रभु की शरण में हो। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सही हो जाएगा। जो शरण में आ गया हो उसे शरणार्थी कहते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तरंग शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा? बताए आप लोग, तरंग शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो वह होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। प्रश्न संख्या 70 क्या है? आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का वास्तविक अर्थ क्या होता है? कष्ट का अनुभव होना या फिर महंगाई का पता चलना या फिर वस्तुओं की कीमत मालूम करना या फिर मुसीबत में पड़ना? तो आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का जो अर्थ है कष्ट का अनुभव होना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। प्रश्न संख्या 71 क्या कि अरबी हिंदवी भाषा जेती आह जामे मारक प्रेम का सबय सराहे ताह। बताइए आप लोग, यह काव्य पंक्ति जो है किस रचनाकार की है? जायसी का है, खुसरो का है, रहीम का है या फिर रसखान का है? तो यह काव्य पंक्ति जो है किसका है? मलिक मोहम्मद जायसी का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्यधारा को किस ओर मोड़ा? बताइए आप लोग, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्यधारा को किस ओर मोड़ा? निर्गुण भक्त की ओर या फिर स्वदेश प्रेम की ओर या फिर रीत ग्रंथों की ओर या फिर श्रृंगार प्रीता की ओर? तो बताइए आप लोग, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने काव्यधारा को किस ओर मोड़ा? तो इन्होंने स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि को अयोगवाह कहते हैं? मतलब लोग अयोगवाह किसको कहते हैं? तो ऑप्शन ए और बी, अनुस्वार और अनुनासिक को अयोगवाह कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए सी दोनों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग नहीं है, उसे हमें बताना है। पर्दा नहीं है, गुस्सा नहीं है, रास्ता नहीं है या फिर दफ़ा नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, पुल्लिंग जो शब्द नहीं है वह है दफ़ा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग नहीं है, उसे हमें बताना है। सोना नहीं है या फिर लोहा नहीं है या फिर तांबा नहीं है या फिर चांदी नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, पुल्लिंग जो शब्द नहीं है वह है चांदी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, उसे हमें बताना है। खीर नहीं है या फिर पूरी नहीं है या फिर सब्जी नहीं या फिर पराठा नहीं है? तो स्त्रीलिंग जो शब्द नहीं है वह है पराठा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी तीनों जो हैं स्त्रीलिंग शब्द हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। निम्नलिखित में से आंचलिक लेखक के नाम बताइए। तो आप लोग इनमें से कौन से एक लेखक जो है आंचलिक लेखक है, वह कौन है? वह है फणीश्वरनाथ रेणु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि राम की शक्ति पूजा की जो रचनाकार है वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस शून। मोती मानस शून में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, रूपक अलंकार है या फिर श्लेष अलंकार है? तो मोती मानस शून्य में कौन सा अलंकार है? तो वह है श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है उपन्यास नहीं है, उसे हमें बताना है।
तो आप लोग इनमें से कौन सी एक रचना जो है उपन्यास नहीं है? रात का रिपोर्टर नहीं है, या फिर विषाद मठ नहीं है, या फिर पश्यंती नहीं है, या फिर अजय की डायरी नहीं है। तो पश्यंती जो है धर्मवीर भारती का ललित निबंध है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी तीनों जो है उपन्यास हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सात ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य से, तालव्य से, दंत से, या फिर ओठ से। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस सात ध्वनि का उच्चारण जो है तालव्य से होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। उपयुक्त पंक्ति रामचरित मानस के निम्नलिखित में से किस कांड से उद्धृत है? सुंदर कांड से, बाल कांड से, लंका कांड से, या फिर उत्तर कांड से। तो यह जो काव्य पंक्ति है जब बाल कांड से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 83। निम्नलिखित में से कौन वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है, उसे हमें बताना है। बताए आप लोग इनमें से कौन एक जो है वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है? शंकराचार्य नहीं है, रामानुजाचार्य नहीं है, वल्लभाचार्य नहीं है, या फिर माधवाचार्य नहीं है। तो वैष्णव भक्ति के जो आचार्य है वह है माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, जबकि शंकराचार्य जो है वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। आलोचक के मुख से किस आलोचक के आख्यानों का संकलन है? नामवर सिंह का, राम स्वरूप चतुर्वेदी का, नंद दुलारे वाजपेयी का, या फिर रामविलास शर्मा का। तो आलोचक के मुख से नामवर सिंह का आख्यानों का संकलन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। प्रश्न संख्या 85 क्या है? खेती न किसान को भिखारी को न भीख बल, बनिक को बनिज नहीं चाकर को चाकरी। उपयुक्त पंक्ति निम्नलिखित में से किसकी रचना है? कबीर का है, तुलसीदास का है, बिहारी का है, या फिर रहीम का है। तो उपयुक्त का पंक्ति जो है तुलसीदास का है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। भारत के अनुसार अस्थायी भावों की संख्या कितनी है? बताए आप लोग आचार्य भारत के अनुसार अस्थायी भावों की संख्या कितनी है? 7 है, 11 है, 8 है, या फिर 13 है। तो भारत के अनुसार अस्थायी भावों की संख्या 8 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। प्रश्न संख्या 87 क्या है? वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती हो, कौन सा छंद कहा जाएगा? सुरठा कहलाएगा, सवैया कहलाएगा, या फिर रोला होगा, या फिर कवित होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह रोला होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। रीतकाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं कूट के द्वारा सही कथन का चयन करें। तो दोस्तों 2 कथन दिया गया है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, उससे हमें बताना है। कथन 1 है रीतकाल मुक्तकों का युग है, यह कथन क्या सही है या फिर गलत है? तो यह कथन जो है सही है। विशिष्ट रुचि के लिए लिखी जाने के कारण इस काल की कविता में अलंकारों का बाहुल्य है, यह भी कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है रीतकालीन कवि केशवदास की नहीं है? इनमें से कौन सी एक रचना जो है केशवदास की नहीं है? कवि प्रिया नहीं है, रामचंद्रिका नहीं है, कवित रत्नाकर नहीं है, या फिर जहांगीर जस चंद्रिका नहीं है। तो केशवदास की जो रचना है वह है जहांगीर जस चंद्रिका, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, जबकि कवित रत्नाकर इनकी रचना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कवित रत्नाकर किसकी रचना है? तो यह है सेनापति की रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। एक तरफ जो है कृत दिया गया है, दूसरी तरफ जो है उससे संबंधित रचनाकार दिए गए हैं, जिसका हमें मिलान करना है। तो बताए आप लोग केशवदास की इनमें से कौन सी एक रचना है? तो वह है कवि प्रिया। देव कवि की इनमें से कौन सी एक रचना है? तो वह है भाव विलास। भूषण की कौन सी रचना है? तो वह है छत्रसाल। पद्माकर की कौन सी रचना है? तो वह है गंगा लहरी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। प्रश्न संख्या 91 क्या है? रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? दंडी ने माना है, क्षेमेंद्र ने माना है, या फिर वामन ने माना है, या फिर मम्मट ने माना है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दंडी ने माना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या
92 देखते हैं। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चर कर लौटते हैं को क्या कहा जाता है? गोधूलि कहा जाता है, सूर्यास्त कहा जाता है, सांझ कहा जाता है, या फिर अपराह्न कहा जाता है। जिसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा उसे जो है गोधूलि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 93 देखते हैं। प्रश्न संख्या 93 क्या है? जंगल में लगने वाली आग निम्नलिखित में से कौन से नाम से जानी जाती है? आप लोग बताइए, जंगल में लगने वाली आग को निम्नलिखित में कौन से नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है दावानल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 94 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, उसे हमें बताना है। बताए लोग, इनमें से कौन सा एक जो है कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? तो कामदेव की जो पर्यायवाची शब्द है वह है पुष्पधनवा, मीनकेत और रतिपत। ये तीनों जो है कामदेव की पर्यायवाची शब्द है, जबकि राजराज जो है कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजराज जो है कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। प्रश्न संख्या 95 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मछली का पर्यायवाची है? बताए लोग, इनमें से कौन सा एक जो है मछली का पर्यायवाची है? जलधर है, पानी है, झक है, या फिर अन्य है, अली है। तो मछली का जो पर्यायवाची शब्द है इसमें से वह है झक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी तीनों जो है मछली के पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? पता है आप लोग, सम्मुख का विलोम क्या होगा? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, सम्मुख का जो विलोम होगा वह होगा विमुख। सम्मुख का विलोम विमुख होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 97 देखते हैं। जिसकी बाहें घुटने तक पहुंचती हो उसे क्या कहते हैं? बताए आप लोग, जिसकी बाहें घुटने तक पहुंचती हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है अजान बाहु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्युत्पन्न मत से तात्पर्य है उत्तर न देने की क्षमता, या फिर जो शीघ्र उत्तर दे सके, या फिर जो पुनः उत्पन्न हो, या फिर जिसकी बुद्धि में सृजन क्षमता हो। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्युत्पन्न मत से तात्पर्य है जो शीघ्र उत्तर दे सके। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं। निर्गुण से तात्पर्य क्या है? साहब लोग, निर्गुण से क्या तात्पर्य है? तो निर्गुण से तात्पर्य है जो सत्व रज तम तीनों गुणों से परे हो उसे निर्गुण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। दीदी पत्रिका के संपादक थे, बताए आप लोग, दीदी पत्रिका के कौन संपादक थे? ठाकुर श्रीनाथ सिंह थे, या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह थे, या फिर गणेश शंकर विद्यार्थी थे, या फिर प्रताप नारायण मिश्र थे? तो दीदी पत्रिका के जो संपादक थे वह थे ठाकुर श्रीनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 101 संख्या 101 क्या है? फादर कालिम बुल्के को हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने का कारण है। ऑप्शन ए है शब्दकोश निर्माण, या फिर रामकथा लेखन, या फिर तुलसी साहित्य के विशेषज्ञ, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फादर कालिम बुल्के को हिंदी साहित्य में महत्व दिया जाता है शब्दकोश निर्माण के लिए, रामकथा लेखन के लिए और तुलसी साहित्य के विशेषज्ञ के लिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 102 देखते हैं। प्रश्न संख्या 102 क्या है? दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उपयुक्त पंक्ति निम्नलिखित में से कौन से कवि की कविता से उद्धृत है? रामधारी सिंह दिनकर की, मैथिली शरण गुप्त का, या फिर आरसी प्रसाद सिंह का, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र का? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, यह जो काव्य पंक्ति है यह रामधारी सिंह दिनकर का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 103 देखते हैं। प्रश्न संख्या 103 क्या है? सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। एक तरफ जो है निबंध दिया गया है, निबंधकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो है निबंध दिया गया है जिसका हमें मिलान करना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसका निबंध का मिलान कर लेते हैं। कुबेर नाथ राय का कौन सा निबंध है? बताए आप लोग, कुबेर नाथ राय का कौन सा निबंध है? तो वह है प्रिया नीलकंठी। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध है? तो वह है भीष्म को क्षमा नहीं। विद्यानिवास मिश्र का कौन सा निबंध है? तो वह है मेरे राम का मुकुट भीज रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। जबकि रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है वह है चिंतामणि।
कौन सा है, चिंतामणि है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 104 देखते हैं। प्रश्न संख्या 104 क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कवि हिंदी साहित्य में अपने मुक्त छंद के लिए प्रसिद्ध है। मतलब लोग हिंदी में कौन से एक कवि जो है अपने मुक्त छंद के लिए प्रसिद्ध है। निराला है, सुमित्रा नंदन पंत है, हरिवंश राय बच्चन है, रामधारी सिंह दिनकर है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है हिंदी साहित्य में अपने मुक्त छंद के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 105 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति निराला की नहीं है, उसे हमें बताना है। कुकुरमुत्ता नहीं है, गीतिका नहीं है, परिमल नहीं है या फिर झरना नहीं है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है वह है कुकुरमुत्ता है, गीतिका है, परिमल है, जबकि झरना जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 106 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील आलोचक नहीं है। मतलब लोग इनमें से कौन एक जो है प्रगतिशील आलोचक नहीं है। नंद दुलारे वाजपेयी नहीं है, शिव नंदन सिंह चौहान नहीं है, प्रकाश चंद्र गुप्त नहीं है या फिर रामविलास शर्मा नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी नहीं है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे हुई है। मतलब लोग हिंदी भाषा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे हुई है। वैदिक संस्कृत से हुई है, लौकिक संस्कृत से हुई है या फिर सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है या फिर प्राकृत से हुई है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 108 देखते हैं। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। बताइए आप लोग, ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वह है मूर्धा से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 109 देखते हैं। प्रश्न संख्या 109 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उभय लिंग है। आप लोग इनमें से कौन सा एक शब्द जो है उभय लिंग है। टीका है, मस्तक है, हीरा है या फिर नींबू है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, उभय लिंग जो शब्द है वह है टीका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 110 देखते हैं। जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे क्या कहते हैं। मतलब लोग जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे क्या कहते हैं। संयुक्त क्रिया कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं या फिर नामबोध क्रिया कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 111 देखते हैं। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या फिर भाव की प्रधानता है या फिर उपयुक्त सभी की प्रधानता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी की प्रधानता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 112 देखते हैं। प्रश्न संख्या 112 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाच्य का भेद नहीं है। पता आप लोग इनमें से कौन सा एक जो है वाच्य का भेद नहीं है। तो कृतवाच्य जो है वाच्य का भेद है, जबकि भाववाच्य भी वाच्य का भेद है और कर्मवाच्य भी भाववाच्य का भेद है, जबकि क्रियावाच्य जो है वाच्य का भेद नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 113 देखते हैं। धूप में चला नहीं जाता वाक्य में निम्नलिखित कौन से वाच्य का बोध होता है। बताइए आप लोग, धूप में चला नहीं जाता इस वाक्य में कौन से वाच्य का बोध होता है। कृतवाच्य का, कर्मवाच्य का या फिर भाववाच्य का। तो इसमें जो है भाववाच्य का बोध होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगर क्रिया वर्तमान काल में हो रही हो तो वह क्या कहलाती है। सामान्य वर्तमान कहलाता है, तत्कालिक वर्तमान कहलाता है, पूर्ण वर्तमान कहलाता है या फिर संभाव्य वर्तमान कहलाता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तत्कालिक वर्तमान कहलाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 115 देखते हैं। प्रश्न संख्या 115 क्या है, कोई क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से ना हो सकी, यह कौन से भूतकाल के अंतर्गत आता है।
आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आता है, या फिर अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आता है, या फिर संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आता है, या फिर हेतु मध्य भूतकाल के अंतर्गत आता है। तो कोई क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से ना हो सकी, यह जो है हेतु मध्य भूतकाल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं, या फिर विदेशज कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जो है तद्भव कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव हिंदी का उदाहरण नहीं है? मतलब लोग इनमें से कौन सा एक शब्द जो है तद्भव हिंदी का उदाहरण नहीं है? तो वह है सूच। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 118 देखते हैं। रचना बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं? बताइए आप लोग, रचना या फिर बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, या फिर 5 भेद होते हैं? तो रचना या बनावट के विचार से शब्द के जो है 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ होता है, यौगिक होता है और योग रूढ़ होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द का कौन सा उदाहरण है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक जो है रूढ़ शब्द का उदाहरण है? नाक है, आग बबूला है, लंबोदर है, या फिर पंकज है? तो रूढ़ शब्द का जो उदाहरण है वह है नाक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 120 देखते हैं। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस की यह परिभाषा निम्नलिखित में से कौन से विद्वान द्वारा दी गई है? बताइए आप लोग, यह परिभाषा जो है किसके द्वारा दी गई है? आचार्य मम्मट के द्वारा दी गई है, भरत मुनि के द्वारा दी गई है, या फिर अभिनव गुप्त के द्वारा दिया गया है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है? तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस की यह परिभाषा जो है भरत मुनि के द्वारा दिया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शब्द शक्ति का प्रकार कौन सा है? आप लोग, इनमें से कौन सा एक जो है शब्द शक्ति का प्रकार है? अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, या फिर उपयुक्त सभी है? तो शब्द शक्ति का जो प्रकार है वह है अभिधा भी है, लक्षणा भी है, व्यंजना भी है। इसलिए उपयुक्त सभी होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 122 देखते हैं। छंद सास में ह्रस्व दीर्घ को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं, पाद कहते हैं, क्रम कहते हैं, या फिर तुक कहते हैं? तो छंदसास में ह्रस्व और दीर्घ को मात्रा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। छंदसास में यति का विपरीत निम्नलिखित में से क्या होता है? बताइए आप लोग, छंदसास में यति का विपरीत क्या होता है? यति का अर्थ होता है विराम या विश्राम। यति का क्या अर्थ होता है? विराम या विश्राम। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गति। यति का अर्थ होता है विराम, जबकि लय का गति का अर्थ होता है लय या प्रवाह। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 124 देखते हैं। श्री गुरुचरण सरोज रज में मात्रा की संख्या कितनी है? बताइए आप लोग, इस पद में मात्रा की संख्या कितनी है? तो इस पद में मात्रा की संख्या 13 है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 125 देखते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुवन से तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? बताइए आप लोग, त्रिभुवन से क्या तात्पर्य है? 3 कालों का समाहार, या फिर 3 गुणों का समूह, या फिर 3 पादों का समाहार, या फिर 3 भुवनों का समाहार? तो त्रिभुवन का तात्पर्य है 3 भुवनों का समाहार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मेरा यह प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट।